हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू मीनाक्षीज बायो अकेडमी। सो यहाँ पर आज हम करने वाले हैं टिफर के पीवाईक्यू सोल्यूशन। बेसिकली टिफर 2025 में एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था, टिफर 2025 बायोलॉजी, उसके हम आज क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। सो अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा मेरा एक डिस्कशन ग्रुप एंड एक नोट्स वगैरह के लिए एक और ग्रुप है जो कि टेलीग्राम पे है। दोनों का ही जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट माय क्वालिफिकेशंस। मैंने अभी तक 800 प्लस आईटी जैम एस्पिरेंट्स को गाइड किया है, 200 प्लस सीएसआई नेट लाइफ साइंसेज एस्पिरेंट्स को गाइड किया है, एंड आई हैव ऑल्सो क्वालिफाइड सीएसआई नेट एग्जाम 3 times। ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो जनरल वाला जो क्वेश्चन होता है, जनरल जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जनरल साइंस वाला, उसमें से है। ठीक है। सो अब इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड चाइल्ड विल बी अ बॉय फॉर पेरेंट्स हुज फर्स्ट चाइल्ड इज ऑल्सो अ बॉय। देखो, पहला चाइल्ड जो हुआ वो फर्स्ट प्रेगनेंसी में हुआ, ठीक है, और सेकेंड जो चाइल्ड है वो सेकेंड प्रेगनेंसी में हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी एंड सेकेंड प्रेगनेंसी दोनों ही क्या हो गए, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए। ठीक है, दे आर द म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट। तो जब हम म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करते हैं, तो इन म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स की एक प्रेगनेंसी में क्या हुआ, बॉय हुआ, गर्ल हुआ, इट डज नॉट अफेक्ट द सेकेंड प्रेगनेंसी। इंडिपेंडेंट है ना, कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि पहली प्रेगनेंसी में बॉय हुआ तो सेकेंड में बॉय होना चाहिए, गर्ल होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी बॉय होने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो 1/2 थी, तो सेकेंड प्रेगनेंसी में भी बॉय होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अगर ये क्वेश्चन में सेकेंड चाइल्ड विल बी अ बॉय की जगह गर्ल पूछता, तो सेकेंड प्रेगनेंसी में गर्ल होने के चांसेस भी क्या होते, 1/2 ही होते, क्योंकि दो हैं, या तो बॉय होगा या फिर क्या होगा, गर्ल होगा। ठीक है, गर्ल होगा तो गर्ल होने के, बॉय होने के चांसेस 1/2 हो गए, गर्ल होने के चांसेस क्या हो जाते, 1/2 हो जाते। ठीक है। तो ये जो, अगर इसमें मान लो एक क्वेश्चन पूछता है थर्ड चाइल्ड विल बी अ बॉय, तो थर्ड चाइल्ड भी बॉय होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, 1/2, दैट इज 0.5 हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट इज द लेशन मोस्ट कॉमनली इंड्यूस्ड बाय यूवी रेडिएशन इज। सो यूवी रेडिएशन की वजह से क्या होता है, थायमीन डाइमर की फॉर्मेशन होती है, राइट, थायमीन डाइमर की फॉर्मेशन होती है। सो दैट आंसर विल बी डी। ऐसा होता है, तो वो जो एडजेसेंट जो थायमीन होते हैं उनके बीच में डाइमर फॉर्म हो जाता है। Okay, now the third is to estimate the number of the fish in a pond. A researcher catches 25 fishes randomly, marks them with the yellow paint, and puts them back into the pond. The researcher comes back the next day and again catches 25 fishes randomly and finds that 5 of them have the yellow paint. Estimate the total number of the fish in the pond. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम बोलते हैं कैप्चर, मार्क, रीकैप्चर मेथड। ठीक है। सो इसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले सबसे पहले नंबर निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ फिशेस निकालने के लिए, इसको कैपिटल एन लिख लेती हूँ। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फिशेस निकालने के लिए जो आपने जो फर्स्ट जो कैप्चर किया वो लिखेंगे, फर्स्ट टाइम जो हमने कैप्चर किया, मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टाइम जो हमने कैप्चर किया था। ओके। एंड देन डिवाइडेड बाय द मार्क्ड वंस, जो सेकेंड टाइम कैप्चर में मार्क्ड जो फिशेस थी इन द सेकेंड कैप्चर। ओके, वो आ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइम हमने कैप्चर की थी कितनी फिशेस, 25 फिशेस करी थी, और उनको मार्क करके येलो पेंट मार के उनपे उनको वापस से पॉन्ड में छोड़ दिया था। फिर हमने नेक्स्ट डे जो है वापस से रिसर्चर ने फिशेस को कैच किया, तो वापस उसके पास में बाय चांस 25 फिशेस ही आ गई। अब उन 25 में से 5 फिशेस जो थी उनके ऊपर वो येलो पेंट जो हमने एक दिन पहले पकड़ी थी उन पे मारा था, वो 5 वो वाली आ गई थी। तो इसको हम
डिवाइड बाय 5 कर देंगे, क्योंकि 5 हमें मार्क्ड वाली मिली है सेकेंड कैप्चर में, ठीक है। तो इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 125 फिशेस। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर हमारा बी। Okay, next question. Imagine that you are looking at one cancer cell under the microscope and trying to estimate the probability that it will die due to chemotherapy. मतलब कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक कैंसर सेल को देख रहे हैं अंडर द माइक्रोस्कोप और उसकी प्रोबेबिलिटी देखनी है कि वो कीमोथेरेपी से मरेगा। तो हम ये देखते हैं कि 95% ऑफ द सेल, जिनको 95% ऑफ द सेल्स अगर हम उनको कीमोथेरेपी देते हैं तो वो टर्न ऑन कर देते हैं P53 एंड दैट दीज सेल्स हैव द 80% चांस ऑफ डाइंग। ओके, सो कीमोथेरेपी दी हमने तो 95% मतलब कि अगर मैं बात यहाँ पे लेकर चलूँ 0.95, ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटी है कि इनके अंदर P53 जो है ऑन हो गया। अब इनके अंदर जो ये जो 95% थे जिनके अंदर ये ऑन हुआ है, उनमें से 80% मतलब कि 0.80 जो है वो क्या हो जाएंगे, उनके डेथ होने के चांसेस है कि वो मर जाते हैं, ठीक है। फिर बाकी का 95% के अंदर तो क्या हुआ, ऑन हुआ, तो बाकी का जो 5% बचा था उसके अंदर P53 जो है ऑफ था, ठीक है। दे हैव ओनली 10% ऑफ चांसेस ऑफ डाइंग। तो ऐसे सेल्स जो हैं उनके मरने के चांसेस जो हैं वो 10% है, ठीक है। तो 5% मतलब कि कितना हो गया 0.05 और ये हो गया पॉइंट यहाँ पे 10। ओके, सो ये यहाँ पे आपके चांसेस हो गए। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेल वी आर लुकिंग विल डाई, तो हमको दोनों ही केसेस लेने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम दोनों ही लेंगे क्योंकि हमें दोनों ही केसेस में देखना है अंडर द माइक्रोस्कोप। इमेजिन दैट यू आर लुकिंग, so you're looking at the one cancer cell and trying to estimate the probability that it will die due to chemotherapy. ओके, सो हम कीमोथेरेपी दे रहे हैं, कीमोथेरेपी ने 95% के अंदर ऑन किया, 5% के अंदर नहीं किया, बट सेल्स तो दोनों में ही मर रहे हैं, राइट। तो दोनों के ही चांसेस को लेकर के हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 0.95 इंटू 0.8 एक तो ये वाली हो गई जिसके अंदर P53 ऑन हुआ, या तो ऐसे मर सकता है या फिर 0.05 इंटू 0.10, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया। इसको जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में आएगा 0.95 इंटू 0.80 दैट इज 0.76 प्लस 0.05 इंटू 0.10, यहाँ पे आ गया 0.005। तो ये अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा 0.765। अगर अब मेरे से पूछा है परसेंट में तो मैं इसको कर दूंगी इंटू 100, तो मेरा आंसर आ जाएगा 76.5%। ओके, तो आंसर हो गया ए। अब मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यू नो दैट अप्रोक्सीमेटली, इसने हमसे पूछा कि हम एक सेल को, कैंसर सेल को देख रहे हैं, हमें उसके चांसेस बताने हैं दैट क्या चांसेस है कि वो कीमोथेरेपी से मरेगा। अब यहाँ पे इन्होंने हमें एक सिनेरियो दिया है कि यू नो दैट अप्रोक्सीमेटली 90% कीमोथेरेपी हम दे रहे हैं 100% सेल्स को, है ना। जिन भी सेल्स को हमने कीमोथेरेपी दी है उसमें से 95% के अंदर P53 ऑन हुआ, ठीक है। अब जिनके अंदर P53 ऑन हुआ 95% के अंदर, उसमें से 80% जो है वो मर जाते हैं,
अब ऑन हो गया तो ऑब्वियसली वहां पे ज्यादा सेल मरेंगे, और बचा बाकी 5% जिसके अंदर P53 ऑफ है, उनके मरने के चांसेस होते हैं 10%। ठीक है, तो हम दोनों ही केसेस में लेंगे मरने के चांसेस सेल के, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है दैट द सेल यू आर लुकिंग एट विल डाई। तो अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता है कि वो जो सेल की डेथ होगी वो या तो कीमोथेरेपी में के थ्रू उसके अंदर P53 ऑन हो गया, या तो वो उसमें उस 95% में से हो सकता है, या फिर वो इस 5% में से भी हो सकता है, मतलब इस 5% के 10% में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमको दोनों ही लेने पड़ेंगे। ओके, क्योंकि हमने प्लस यहाँ पे क्यों किया है, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि या तो ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। जब भी यहाँ पर ये या आता है, या मतलब कि और आता है, तब हम उसको यहाँ पे क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, सम करते हैं। ओके, सो 0.76 आ गया, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, आ गया, तो 76.5 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको प्रोबेबिलिटी पढ़नी है तो कमेंट सेक्शन में प्रोबेबिलिटी लिख देना, मैं प्रोबेबिलिटी की क्लास बना दूंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। The time required for the replication of E. coli chromosome is 40 minutes. Normally E. coli chromosome को replication करने में 40 मिनट लगता है, बट जब हमें राइट न्यूट्रिशनल कंडीशन हमने दी है, मतलब कि आपने उसको एक मीडिया दे दिया है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, तो तभी लगते हैं सिर्फ 20 मिनट्स। सो दिस इज बिकॉज डीएनए replication can initiate the daughter chromosome before the initial replication is completed. तो यहाँ पे आप में से हो सकता है कुछ बच्चों ने टर्म पढ़ी हो और कुछ ने नहीं पढ़ी हो। एक होता है डाइकोटोमस रेप्लिकेशन। डाइकोटोमस रेप्लिकेशन क्या होता है कि एक राउंड ऑफ रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले ही दूसरा राउंड ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में, अबंडेंट अमाउंट में मीडिया और न्यूट्रिएंट के जो है वो भरा पड़ा है, तो मतलब कि एक राउंड खत्म होने से पहले ही दूसरा राउंड स्टार्ट हो गया। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर मैं एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम देखती हूँ तो उसके अंदर सिर्फ एक ही ओरई साइट होती है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जब भी रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ तो इस तरीके से आपका जो होता है एक रेप्लिकेशन का बबल बन जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये रेप्लिकेशन का बबल है, दिस थिंग, ये रेप्लिकेशन बबल है। इस रेप्लिकेशन के बबल के अंदर दो रेप्लिकेशन फोक हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ओरी रीजन जो होगा वो क्या होगा, आपका रेप्लिकेट होगा। तो जैसे जैसे रेप्लिकेशन कंटिन्यू हो रहा है, जैसे जैसे आपका रेप्लिकेशन जो है वो आगे चल रहा है, ओके, मैं यहाँ पे एक बार आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। जैसे जैसे रेप्लिकेशन जो है आपका आगे बढ़ा, अब यहाँ पे आपकी जो ओरई थी वो तो आपकी ऑलरेडी जो है रेप्लिकेट हो गई थी। तो ये जो ओरी रीजन था, है ना, यहाँ पे क्योंकि ये तो रेप्लिकेट हो गई थी, इसको मैं यहाँ पे बना के बताती हूँ। जैसे यहाँ पे ये रेप्लिकेशन जो है ना स्टार्ट हो गया है आपका इस तरीके से, तो यहाँ पे आपका डीएनए जो है, लेट से इस तरीके से, मैं अभी यहाँ पे आपको ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स और ये नहीं बना के बता रही हूँ, इसको एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको ढंग से कर देती हूँ, है ना। तो यहाँ पे ये आपका डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो चल रहा है, एक रेप्लिकेशन बबल ये और बन गया। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे जो रेप्लिकेट हुआ था, एक और रेप्लिकेशन बबल यहाँ पर बन गया। तो जब आपका एक राउंड ऑफ रेप्लिकेशन चल रहा था पहले, तो आपके पास में रेप्लिकेशन बबल एक था। जैसे जैसे ये रेप्लिकेशन कंटिन्यू हुआ तो ये वाला जो बबल है, ये जो फॉक है, जो फर्स्ट और सेकंड वाले थे वो आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो एक रेप्लिकेशन बबल तो पूरा ये हो गया। उसके अलावा क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो रेप्लिकेट हो गई थी और हमारे पास में बहुत ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिशनल कंडीशन, मतलब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, तो सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन भी स्टार्ट हो गया। तो एक रेप्लिकेशन फॉक ये रहा, दूसरा ये रहा, तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे ये हो गया। अच्छा, मैंने कुछ गड़बड़ किया ना, मैं सोचू 6 क्यों नहीं आ रहा है, 6 आना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर आपके पास में 6 रेप्लिकेशन फॉक आ गए। अगर हम देखेंगे तो डाइकोटोमस रेप्लिकेशन की बात हो रही है, तो 6 रेप्लिकेशन फोक आ गए।
ओके, एंड हमारे पास में 3 रेप्लिकेशन बबल आ गए, 3 रेप्लिकेशन बबल फॉर्म हो चुके हैं। ठीक है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइकोटोमस रेप्लिकेशन। देखो, एक बबल ये रहा, एक बबल ये रहा और एक बबल इनिशियल वाला है। सो हाउ मेनी रेप्लिकेशन बबल वुड यू ऑब्जर्व इफ डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएट वन एडिशनल टाइम ओवर अ सिंगल डिविजन साइकिल? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 3। बट अगर इसने क्वेश्चन में आपसे रेप्लिकेशन फोक पूछा होता तो इसमें आप क्या आंसर करते? रेप्लिकेशन फोक के केस में 6 आंसर करते। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फ्रेंड ऑफ योर्स मेजर द क्वांटिटी ऑफ द डीएनए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नंबर नहीं बोला है, डीएनए की क्वांटिटी, मतलब कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डीएनए की क्वांटिटी, मतलब कि डीएनए कंटेंट की। ओके, किसकी बात हो रही है? डीएनए की क्वांटिटी की, डीएनए की कंटेंट की, डीएनए की क्वांटिटी की बात हो रही है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात नहीं हो रही है। तो जो G2 फेज है, ग्रासहॉपर ग्रोइंग इन द सेल कल्चर, सेल्स एग्जामिन ड्यूरिंग द G2 फेज, उनके अंदर 200 यूनिट्स ऑफ डीएनए पर सेल था। G2 फेज में क्या हुआ? देखो, सबसे पहले आपके पास में G1 में एक ही क्रोमोसोम था, लेट से। अब क्या हुआ? एस फेज में इसका डीएनए कंटेंट जो है वो डबल हो गया। ठीक है, डीएनए कंटेंट डबल हो चुका है। अगर यहाँ पे आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेरे से पूछोगे तो कितना है जी? नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो एक ही है। जब तक बच्चों ये जो क्रोमैटिड्स है ना, जब तक ये आपस में सेंट्रोमियर से जुड़ा रहेगा, इसको मैं एक ही क्रोमोसोम मानूंगी। ठीक है, अब आप बोलोगे, लेट से फॉर एग्जाम्पल, एक बार यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ये ऐसा है, अभी तक ये एक जगह ऐसे जुड़े हुए हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स ऐसे जुड़े हुए हैं ना, आपने इनको अलग अलग कर दिया ऐसे, है ना, तो ये क्या हो गए? 2 क्रोमोसोम हो गए। बट क्या अभी यहाँ पे एक ही है? इसको मैं एक ही मानूंगी? यस, जब तक इस सेंट्रोमियर से ऐसे अलग नहीं होगा, इसको मैं 2 नहीं मानूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इसने G2 फेज में ऑब्वियसली यही है, G2 फेज में यही जा रहा है। ठीक है, अब इसने बोला, इसको मैं मान लेती हूँ 200 यूनिट्स, ओके, ऑफ डीएनए कंटेंट। अब इसने बोला अमाउंट ऑफ द डीएनए पर सेल इन ग्रासहॉपर सीन इन द एनाफेज ऑफ द माइटोसिस। तो देखो, जो एनाफेज होगा ना, उसके अंदर क्या होगा कि ये जो होते हैं आपके ऐसे अलग हो जाते हैं। ठीक है, दोनों जो हैं ऐसे अलग अलग पोल्स पे चले गए हैं, दोनों जो हैं अलग अलग पोल्स पे ऐसे चले गए हैं। ओके, इस तरीके से ये थोड़ा ऊपर नीचे बन गया है, तो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग पोल्स पे चले गए, बट डीएनए का कंटेंट तो उतना ही है। कि अगर यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछता तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम बदल गए हैं, बट क्या कंटेंट उतना ही है? डीएनए की क्वांटिटी उतनी ही है। बिल्कुल, डीएनए की क्वांटिटी तो उतनी है ना, बस आपने उसको अलग ही तो कर दिया है। मान लो कि एक ये चॉकलेट थी, है ना, इसके अंदर ऐसे जैसे कैडबरी में आते हैं ना अपने ऐसे 2, जैसे किटकैट में आते हैं, है ना, ये इसको है ना किटकैट समझ लो एक। ठीक है, किटकैट तो सबने देखी होगी कि ये किटकैट है। ठीक है, ये किटकैट है। आपने क्या करा कि इस एक किटकैट के जो बीच में से तोड़ देते हैं ना अपन, वो ब्रेक कर देते हैं, वैसा आपने ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये उसके दोनों पीसेस को। तो अब तुम ये थोड़ी ना बोलोगे कि ये 2 किटकैट बन गई, नहीं, ये एक ही किटकैट है अभी भी, बस उसके 2 पीसेस हो गए। तो उसी तरीके से डीएनए कंटेंट जो है वो उतना ही है। समझ में आ गई बात सभी को? तो डीएनए कंटेंट यहाँ पे उतना ही है, क्वांटिटी ऑफ डीएनए बढ़ी नहीं है, क्वांटिटी ऑफ डीएनए उतनी ही है। बट यस, अगर इसने नंबर ऑफ क्रोमोसोम बोला होता तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है अभी बढ़ गए हैं। ओके, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, दैट इज 200 यूनिट्स पर सेल, अभी भी उतना ही डीएनए कंटेंट है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला है, अ विमेन इज हेट्रोजाइगस फॉर बोथ। एक विमेन है जो कि हेट्रोजाइगस है बोथ फिनाइल कीटोन यूरिया एंड फॉर एक्स-लिंक्ड हीमोफिलिया म्यूटेशन। शी हैज अ चाइल्ड विद द फिनोटिपिकली नॉर्मल मैन, फिनोटिपिकली नॉर्मल है वो मैन, who is also heterozygous for the phenyl ketone urea mutation। तो सबसे पहले अगर हम देखें, जो फिनाइल कीटोन यूरिया होता है, फिनाइल कीटोन यूरिया जो होगा वो ऑटोसोमल रेसेसिव म्यूटेशन होती है, और हीमोफीलिया जो है वो एक्स लिंक्ड रेसेसिव होती है।
एक्स लिंक्ड रेसेसिव होती है, ठीक है। सो अब यहाँ पे विमेन जो है वो दोनों के लिए हेट्रोजाइगस है। तो फिनाइल कीटोन यूरिया के लिए भी जो है वो हेट्रोजाइगस है। ये जो स्मॉल ए है ये आपको फिनाइल कीटोन यूरिया वाला अलील बता रहा है, ठीक है। एंड हीमोफीलिया के लिए जो है वो फीमेल जो है, फॉर हीमोफीलिया ऑल्सो शी इज हेट्रोजाइगस। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख लो या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये वाला जो रेसेसिव वाला है ये आपका डिजीज्ड वाला माना जाता है, ठीक है। अगर कहीं कोई इस तरीके से लिखता है तो मैं वो भी बता रही हूँ। तो ये फीमेल का क्या हो गया, यहाँ पे जीनोटाइप हो गया। अब इसने बोला मेन जो है वो फिनोटिपिकली नॉर्मल है। मेन फिनोटिपिकली नॉर्मल है, उसके अंदर हीमोफीलिया नहीं है। मेन के पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, अगर उस पे भी हीमोफीलिया का अलील आ गया है तो इसका मतलब क्या होगा, उसके अंदर हीमोफीलिया होना चाहिए। बट इसने बोला फिनोटिपिकली नॉर्मल है, तो मतलब कि जो मेन होगा अगर मैं उसका हीमोफीलिया देखूं तो वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। कैपिटल एच नॉर्मल बता रहा है। अब यहाँ पे बट वो फिनाइल कीटोन यूरिया के लिए हु इज ऑल्सो हेट्रोजाइगस, तो जो मेन है मेन इज ऑल्सो हेट्रोजाइगस फॉर दिस फिनाइल कीटोन यूरिया। Okay, so now what is the probability that the child will be affected by both the diseases? Okay, so अब यहाँ पे हमें दोनों डिजीजेस के लिए अलग अलग क्रॉस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब क्या है, फॉर फिनाइल कीटोन यूरिया फीमेल और मेल दोनों ही क्या है, मदर एंड फादर दोनों ही हेट्रोजाइगस है। तो पहले हम इसका क्रॉस करेंगे फिनाइल कीटोन यूरिया का। तो जब भी मैंने फिनाइल कीटोन यूरिया का क्रॉस करा तो मेरे पास में ये प्रोजेनीज आ जाएंगे। इसमें से जो ये होमोजाइगस कंडीशन में आया है ये क्या होगा, डिजीज्ड होगा। तो आउट ऑफ 4 ओनली एक के डिजीज्ड होने के चांसेस हैं, बिल्कुल सही बात है। अब अगर मैं बात करती हूँ हीमोफीलिया में, तो हीमोफीलिया में फीमेल का ये वाला जो है एक्स क्रोमोसोम, इसके ऊपर हीमोफीलिया का अलील है। मेन जो है वो नॉर्मल है। तो अब यहाँ पे अगर हम इसे क्रॉस करेंगे ये नॉर्मल यहाँ पर फीमेल आएगी, ठीक है। ये मेल जो होगा यहाँ पर नॉर्मल आएगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये फीमेल जो होगी ये कैरियर है बट ये नॉर्मल है, हेट्रोजाइगस है, कैरियर है। अब यहाँ पर ये वाला जो मेल आया, क्योंकि मेल के पास में तो एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, उस पे भी हीमोफीलिया का अलील है, तो ये जो आया ना ये डिजीज है यहाँ पे। तो इन दिस केस ऑल्सो हीमोफीलिया होने के चांसेस भी क्या है, 1/4 है। क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा, इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा कि चाइल्ड विल हैव बोथ द डिजीज, दोनों होने के चांसेस हैं। मतलब कि फिनाइल कीटोन यूरिया भी है एंड, जब भी अब हम एंड की बात करेंगे और की बात करेंगे है ना, और मतलब एंड की बात करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके भी चांसेस 1/4 हैं, तो टोटल हो गया 1/16। तो हम यहाँ पे कर देंगे आंसर आपका सी, दैट इज 1/16। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड इज मोस्टली, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बेसिकली आपको जो होती है बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में मिलती है ज्यादातर, 70% है ना। अब उसमें से पहले बाइकार्बोनेट फॉर्म में आने से पहले वो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होती है। तो इसके लिए इसका आंसर हम सी करेंगे। देखो एल्ब्यूमिन तो कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड नहीं करता, उसका ट्रांसपोर्ट वो नहीं करेगा। हीमोग्लोबिन बिल्कुल करता है। मायोग्लोबिन जो है वो मायो मतलब कि मसल्स की बात हो रही है, तो ब्लड के अंदर तो मिलेगा ही नहीं ना हमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर करती है ब्लड में, वो 3 मेन फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले ब्लड के अंदर वो बाइकार्बोनेट आयन में मोस्ट अबंडेंट होती है। बाइकार्बोनेट आयन में बनने से पहले वो कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में आती है। जब CO2 वाटर से रिएक्ट करती है वो कार्बोनिक एसिड फॉर्म करती है, ठीक है। दिस इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। देन क्या होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन जो होता है वो डिसोसिएट हो जाता है एंड बाइकार्बोनेट बन जाता है। तो 70% और मैक्सिमम अमाउंट जो होता है CO2 प्रेजेंट होती है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, ठीक है। सो टेक्निकली मोस्ट CO2 इज कैरीड एज बाइकार्बोनेट, इट पासेस थ्रू द कार्बोनिक एसिड फॉर्म मेकिंग इट एज अ की इंटरमीडिएट। कार्बोनिक एसिड फॉर्म जो है वो एक तरीके से इंटरमीडिएट है, बट अगर वो नहीं बनेगी तो बाइकार्बोनेट फॉर्म नहीं आ रही है, इसलिए हमने इसको आंसर में सी किया है। एक तो हीमोग्लोबिन में,
जिसमें वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाती है, तो 20 to 23% ऐसे मिलती है, और डिजोल्व प्लाज्मा फॉर्म में 7 to 10% जो होती है डिजोल्व रहती है। तो आपका आंसर यहाँ पे मैक्सिमम मोस्टली हमसे पूछा है, तो हम आंसर करेंगे यहाँ पर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीशीज S1 एंड S2 यूजेस द सेम रिसोर्स, है ना। S1 और S2 जो हैं वो एक ही चीज के लिए लड़ रहे हैं, उनको एक जो रिसोर्स है, एक कॉमन रिसोर्स के लिए इनका शेयर्ड रिसोर्स है, कॉमन रिसोर्स है, ठीक है। S1 जो है इज मोर एफिशिएंट इन यूजिंग द रिसोर्स, S1 जो है वो ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर रही है, और S2 जो है वो लेस एफिशिएंटली यूज कर पा रही है। तो ये चांसेस है कि S1 जो है वो क्योंकि रिसोर्स को ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर रही है देन द S2, तो S1 जो है वो S2 को आउट कॉम्पीट कर सकती है इस कॉम्पिटिशन में। दैट इज द कंपटीशन वाला जो आपका एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल होता है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, वो यहाँ पर लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रेडेटर है P। अब ये जो प्रेडेटर है P, ये दोनों को ही जो है कंज्यूम करता है, दोनों को, S1 और S2 स्पीशीज को, दोनों प्री स्पीशीज को कंज्यूम करता है, बट एट अ डिफरेंट रेट। रेट जो है वो डिफरेंट है। अब ये नहीं बताया है कि किसको कौन सी रेट से वो कंज्यूम करता है, बट डिफरेंट रेट से करता है। अब इसमें आपसे पूछा गया है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसने बोला पहला स्टेटमेंट, P will always eat S2 because it is an inferior competitor to S1। देखो, प्रेडेटर को इनके कंपटीशन से क्या मतलब, ठीक है, सिंपल सी चीज है कि S1 और S2 जो है वो किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं, तो इसको इन दोनों के कंपटीशन से तो कोई मतलब नहीं है। ये बोलता है कि मेरे को तो खाना है बस इनको, अब मेरे को उससे मतलब नहीं है कौन सा सुपीरियर है कौन सा इंफीरियर है, उससे मेरे को मतलब ही नहीं है, तो ये तो पॉइंट होगा ही नहीं। सेकेंड, ये बोल रहा है S1 will out compete S2 unless the predator eats more of S1। तो इसने ये कहा कि S1 जो है वो हमेशा आउट कॉम्पीट करेगी S2। S1 क्योंकि वो ज्यादा एफिशिएंटली यूज करे, S2 नहीं कर पा रही है, तो उसको एक्सक्लूड कर देगी, मतलब आउट कॉम्पीट कर देगी। पर कब कर पाएगी, जब तक कि जो S1 है, जो प्रीडेट S1 है वो प्रीडेट जो है उसको प्रीडेटर नहीं खा रहा है। अगर ऐसा हो जाए, मान लो कि S1 और S2 दोनों हैं, S1 मैंने बोला कि ज्यादा अच्छे से रिसोर्स को कंज्यूम कर पा रही है, S2 नहीं कर पा रही है। इन द एब्सेंस ऑफ दिस प्रेडेटर, S1 जो है वो आउट कम्पीट कर देगी S2 को। बट जब प्रेडेटर ने अगर मान लो S1 को खा लिया, है ना, तो फिर उस केस में तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि वो प्रेडेटर ने S1 को कंज्यूम कर लिया फिर भी जो है वो S2 को आउट कम्पीट करे, नहीं, इन दैट केस वो नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है अनलेस द प्रेडेटर ईट्स मोर ऑफ द S1। P, ये वाला स्टेटमेंट सही हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, P हैज नो इम्पैक्ट ऑन द आउटकम ऑफ द कॉम्पिटिशन बिटवीन द S1 एंड S2। देखो, P हैज नो इम्पैक्ट ऑन द आउटकम ऑफ कॉम्पिटिशन, वो तो डिपेंड करेगा ना किस रेट से वो S1 एंड S2 को खा रही है। कंपटीशन का रिजल्ट तो अगर P पिक्चर में है, अगर P वहां पे प्रेजेंट है, तो फिर उसका कंपटीशन पे असर पड़ेगा। P will always preferentially consume S1 because it will be more abundant। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेफरेंशियली वो उसी को प्रेफर करेगा। देखो, इट इज इजी, जो ज्यादा अबंडेंट होता है यूजुअली वो इजी होता है उसको पकड़ना, उसको कंज्यूम करना, बट वो प्रेफरेंशियली उसको करेगा, वो प्रेफर उसको करेगा, हम ये चीज यहाँ पे नहीं कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पे क्लियरली लिखा है बट एट डिफरेंट रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेल्स इन वर्टेब्रेट एम्ब्रियो डिवाइड एट द रेगुलर इंटरवल गिविंग राइज टू अ मास ऑफ द सेल्स टर्म्ड एज ब्लास्टिला। As cells divide, they undergo cleavage, where the enormous volume of the egg cytoplasm is slowly divided into the number of the small cells such that the total volume of the embryo remains the same। मान लो कि ये आपके पास में एक सेल है, ठीक है, धीरे धीरे ये क्या है, ये साइज यही है बट अब यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे डिवाइड हो गया, तो ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे जो है ये यहाँ पे इस तरीके से
वॉल्यूम टोटल उतना ही है बट ये डिवाइड होके 4 सेल्स बन गए, ठीक है। फिर उसी तरीके से फर्दर मान लो कि डिवीजन हुआ और ये और सेल्स जो हैं इस तरीके से बन गए, है ना। तो अभी भी क्या है, वॉल्यूम जो है ओवरऑल सेल का उतना ही है। तो देखो होता क्या है, जब अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है ना, उस केस में क्या होता है, जो जीवन जो होती है, जीवन एंड जी टू फेज में जहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। जीवन एंड जी टू फेज होते ही नहीं है, वो क्या होता है, सिर्फ एस फेज होगा जिसमें डीएनए जो होगा डुप्लीकेट होगा एंड देन माइटोसिस हो जाएगा। तो जीवन एंड जी टू फेजेस जो होते हैं वो मिसिंग होते हैं। इसकी वजह से जो वॉल्यूम है वो बढ़ नहीं पाता है, वॉल्यूम उतना ही रहता है ओवरऑल। अगर हम वॉल्यूम देखेंगे तो सेल, how embryo maintain its overall volume during the process. Cells in the early vertebrate do not have the G1 and G2 phase and hence do not increase in volume. Cells in the early vertebrate embryos do not have the S phase and hence do not increase the volume. देखो S phase तो होगा तभी DNA जो है वो डुप्लीकेट होगा, तो ये नहीं होगा। Cells have all cell cycle phases but half protein production no. Cells normally increase in volume as any dividing cell but degrade no. तो यहाँ पे क्लियरली आंसर जो है हमारा ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो मेनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आर नोन टू ऑसिलेट ओवर टाइम। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के ऑसिलेट होने की बात हो रही है, मतलब कि किसी चीज का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। सो विच रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन अ मॉलिक्यूलर फैक्टर फॉलोड बाय अ डिक्रीज, मतलब कि कोई मॉलिक्यूलर फैक्टर है वो रिप्रेजेंटेड बाय एन इंक्रीज इन दैट मॉलिक्यूलर फैक्टर फॉलोड बाय अ डिक्रीज विच कंटिन्यूज ओवर टाइम। मतलब कोई चीज बन रही है ज्यादा फिर कम हो रही है, बन रही है फिर कम हो रही है। So, which of the following mechanisms would lead to multiple cycles of oscillating proteins amount in cell over time? तो इसको देखेंगे हम यहाँ पे। कांस्टेंट एक प्रोटीन का एक्टिवेटर है जो प्रोटीन को क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंटली एक्टिवेट कर रहा है, मतलब कि वहां पे ट्रांसक्रिप्शन करा रहा है एंड देन ट्रांसलेशन वहां पे हो रहा है। तो एक कांस्टेंट एक्टिवेटर है जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, प्रोटीन प्रोडक्शन कॉन्स्टेंटली हो रहा है एंड दैट इज रेगुलेटेड बाय अ पॉजिटिव फीडबैक लूप। तो जो पॉजिटिव फीडबैक लूप होता है तो उस केस में प्रोडक्शन को पॉजिटिवली फीडबैक दे रहा है, मतलब कि और ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए वो बोल रहा है। तो ये तो नहीं होगा इस केस में, तो वो इंक्रीज होता चला जाएगा, वो कम नहीं होगा। जब एक कांस्टेंट एक्टिवेटर है प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए तो वो उसको इंक्रीज कर रहा है, बट जब वो एक सर्टेन अमाउंट तक इंक्रीज हो गया तो नेगेटिव फीडबैक जाता है और वो उसको कम करता है, ठीक है। फिर जब वापस कम हो गया है, ठीक है, अब कम हो गया है तो फीडबैक नहीं जा रहा है, तो फिर वापस से वो कांस्टेंट एक्टिवेटर तो प्रेजेंट ही है, वो क्या करेगा, वापस से उसको बनाना स्टार्ट कर देगा। फिर नेगेटिव फीडबैक जाएगा तो फिर उसका नंबर कम हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल ये जो है ये एक ऑसिलेशन जो है वो दिखा सकता है। अब यहाँ पे वन टाइम एक्टिवेट करा तो वो तो एक ही बार ज्यादा हुआ और फिर फीडबैक की वजह से कम हो गया, बट ऑसिलेशन क्या होता है, जब वो कंटिन्यू कम ज्यादा इस तरीके से होता रहे तो उस केस के लिए हमें कांस्टेंट एक्टिवेटर की जरूरत पड़ेगी। तो आंसर यहाँ पर होगा हमारा बी। ओके, in a eukaryotic bacterium, Pyrococcus furiosus, the glycolysis pathway is modified by the use of ADP-dependent glucokinase and ADP-dependent phosphofructokinase. What will be the net gain of the ATP during glycolysis? तो देखो इसमें इन्होंने मॉडिफाई हो गया ग्लाइकोलिसिस पाथवे। कैसे हुआ कि ग्लाइकोलिसिस में हमारा एक इन्वेस्टमेंट फेज होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फेज के अंदर हमारी क्या होती है, 2 एटीपी खर्च होती हैं। एक हमारा जो हेक्सोकाइनेज और मैं यहाँ पे बोलूँ ग्लूकोकाइनेज, वो क्या करता है, एक एटीपी को यूज करता है, एटीपी डिपेंडेंट मैनर में काम करता है। सिमिलरली हमारा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज भी यहाँ पर जो है वो काम करता है एटीपी डिपेंडेंट मैनर में। तो हमारी 2 एटीपी जो हैं वो यहाँ पर खर्च हो गई हैं, ठीक है। देन हमारा जो होता है, हमारा आता है पे ऑफ फेज। तो इस पे ऑफ फेज में हमारा क्या होता है, हमारे यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा और यहाँ पे आपकी 4 एटीपीज जो होती हैं बनती हैं। तो अगर हमारी ये नॉर्मल ग्लाइकोलिसिस चल रही है तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो नेट गेन होगा वो क्या होगा, 2 एटीपी का होगा,
है ना। बट अगर मैं यहाँ पे बोलूं जब मॉडिफिकेशन हुआ एडीपी डिपेंडेंट मैनर में काम कर रहे हैं, तो इस इन्वेस्टमेंट फेज में जो 2 एटीपी हमारी खर्च हो रही थी वो तो हो ही नहीं रही अब, क्योंकि ये तो एडीपी को यूज करे, एटीपी को थोड़ी ना कर रहे हैं। तो उस केस में हमारा नेट गेन क्या होगा, 4 एटीपी का होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। जब उन्होंने बोला कि ग्लूकोकाइनेज और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फेज में यूज कर रहे थे एटीपीज को, तो अगर वो एडीपी को यूज कर रहे हैं तो ये जो 2 एटीपी हम माइनस कर रहे थे, 4 माइनस 2 कर रहे थे, ये तो माइनस वाली तो बची नहीं ना, उन्होंने तो एडीपी को यूज कर लिया। तो टोटल जो हमारा गेन हुआ वो हुआ 4 एटीपी का। चलो, बनानास वी रूटीनली ईट आर सीडलेस बिकॉज, तो यहाँ पे जो है जो बनानास हम खाते हैं दे आर सीडलेस बिकॉज दे आर ट्रिप्लॉइड। अब यहाँ पे बोलोगे दे आर नेचुरली पार्थेनोजेनेटिक। देखो पार्थेनोजेनेटिक यूजुअली दिस टर्म इज यूज्ड इन केस ऑफ एनिमल्स। ओके, वाई ट्रिप्लॉइडी causes seedlessness? बनानाज आर यूजुअली ट्रिप्लॉइड, मतलब कि उनके अंदर 3 सेट होते हैं। जैसे हमारे अंदर 2 सेट है, एक मम्मी से आया एक पापा से आया, एक हेप्लॉइड सेट मम्मी से आता है, एक हेप्लॉइड सेट पापा से आता है। यहाँ पे 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। वाई? बिकॉज ड्यूरिंग मियोसिस दिस ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब यहाँ पे ये सीडलेस क्यों है? Sets lead to irregular chromosome pairing and improper segregation, जिसकी वजह से जो प्रॉपर फंक्शनल गैमीट्स जो हैं वो बन नहीं पा रहे हैं, एंड विदाउट द प्रॉपर गैमीट फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, एंड जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो कोई सीड्स यहाँ पर बने ही नहीं। और यहाँ पे जो पार्थेनोजेनेटिक बोला है ये नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, पार्थेनोकार्पी आएगा, जिसके अंदर जो है यहाँ पर डेवलपमेंट होता है फ्रूट का विदाउट द फर्टिलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे आंसर जो होगा हमारा ट्रिप्लॉइड होगा। सो बच्चों, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो के। सो स्टे ट्यून, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।